जाट आरक्षण का आंदोलन हरियाणा से निकलकर पूरे एनसीआर, दिल्ली, इवन राजस्थान और यूपी में भी फैल चुका है। हमारे साथ यशपाल मलिक हैं जो पिछले 10 सालों से इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं और चला रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि एक बार जब हरियाणा सरकार ने तय कर दिया था 10% आरक्षण, उसके बाद फिर हाईकोर्ट से स्टे लगा, उसके बाद इनकी आगे की रणनीति क्या है। जब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया आरक्षण पर, जो जाट समुदाय को आरक्षण मिलना था, फिर आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया। अब इसके बाद अगली रणनीति क्या है? देखिए, ये आंदोलन स्टे के लिए नहीं है। ये आंदोलन तो जो पिछले आंदोलनों के दौरान मुकदमे दर्ज है, जिसका 22 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ समझौते में, केंद्र की सरकार के साथ जो समझौते हुए थे, उसमें हमारी 7 मांग थी। उसमें एक केंद्र का आरक्षण हमारी मांग थी कि वो सभी जातियाँ, लगभग 800 जातियाँ ऐसी हैं जिनका स्टेट में रिजर्वेशन है और केंद्र में रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी की लिस्ट में। ऐसे 800 जातियों का नाम है। हम लोगों का भी 8 राज्यों में स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन है, केंद्र में नहीं है। हरियाणा में भी हमारा 91 से 94 तक रिजर्वेशन रहा। राजनीतिक झगड़ों की वजह से हमारा रिजर्वेशन भजन लाल जी ने कैंसिल किया। अभी हम लोगों का जो ये आंदोलन है, ये जो पिछले आंदोलन हुए, इसके दौरान जो हमारे भाई शहीद हुए, उनको मुआवजा जो सरकार से तय हुआ था, ये नहीं कि हम अपना कोई नई मांग मांग रहे हैं। जो सरकार ने घोषणा की थी, जिनके गोलियां लगी उनको सरकार ने घोषणा की थी, जो घायल थे, जो लोगों पे मुकदमे दर्ज है 25,000 लोगों पे, ये दंगा हमने नहीं फैलाया, ये दंगा सरकार के कार्यकर्ताओं ने फैलाया और केवल शहरों में फैला। ये हमारा काम नहीं था ना, हम इस काम को करते। अभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन है। तो और जो केंद्र का आरक्षण है, हरियाणा प्रदेश का आरक्षण है, उसकी पैरवी नहीं की सरकार ने। तो ये सब चीज़ों को लेके ये दोबारा आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश का जाट हरियाणा के जाट के साथ खड़ा है। अभी हम लोग का ये रणनीति है कि उत्तर प्रदेश के हम 3 से 4 जिलों में रोज़ धरनों का आयोजन करते हैं। आज गाजियाबाद में है, बागपत में है और दूसरे ज़िलों में है। ऐसे ही कल फिर दूसरे 4-5 जिलों में होगा। आज मध्य प्रदेश के रतलाम से भी शुरुआत हो चुका। कल से पंजाब के गांव-गांव जाके हरियाणा सरकार के। सर, आप देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मुख्य मांग है वो वही है ना कि हरियाणा के जो जाट समुदाय हैं उनको आरक्षण दिया जाए। नहीं, आरक्षण के साथ साथ में जो इस आंदोलन के दौरान घटनाएं घटी, जिस पर समझौता हुआ, वो मांग भी बहुत प्राथमिकता की मांगे हैं। अभी उनको आरक्षण दिया जाए, कोर्ट में सरकार पैरवी करे। उसने बिल बनाने में भी गलती की है, मैंने उनको पहले भी बताया था। उन्होंने उस रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने नेशनल रूरल सर्वे का जिक्र नहीं किया जो मैंने उनको दिया था। नेशनल एजुकेशन सर्वे था, उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने 22 फरवरी को, जो 14 से 22 फरवरी तक आंदोलन चला था, 22 फरवरी को जो समझौता हुआ उसमें 7 मांग थी। अकेला रिजर्वेशन एक मांग नहीं थी। जिन अधिकारियों ने, जो उनके सांसद ने जातियों का जहर घोला, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की मांग थी। तो वो सारी मांगों को लेके ये 5 जून से दोबारा आंदोलन शांतिपूर्वक गांव देहात में शुरू किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने एक कमीशन भी बनाया था, उसने रिपोर्ट भी सौंपी, उसने कई अधिकारियों को कहा कि उन्होंने उस तरह के नरमी बरती और दंगा भड़काने में उनका हाथ था। तो क्या लगा कि खासकर खट्टर सरकार पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है? बिल्कुल लीपापोती कर रही है। और जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कुछ सही है और कुछ जातिगत मानसिकता से है। कुछ को बचाने का प्रयत्न किया। देश में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मंत्रियों को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसपी रिपोर्ट ना करते हो। देश में ये व्यवस्था है, अगर कोई भी घटना घटती है तो छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं और बड़े अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। भाई, जब अधिकारी दोषी थे, 8 दिन तक ये काम होता रहा, तो क्या देश में, उस प्रदेश में कोई उसकी लायबिलिटी, राजनीतिक लायबिलिटी नहीं होगी? हमारा ये भी कहना है कि जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अधिकारियों को फंसा दिया। अरे भाई, अधिकारी थोड़ा है, ये तो राजनीतिक लोग काम कराते हैं। एक पूरा राजनीतिक चक्रव्यूह देश में पैदा हो चुका, जो अपने को बचा के और भोली भाली जनता को गड्ढे में झोंकता है, भोली भाली जनता को मरवाता है। और उसके बाद जो है दोषी अधिकारियों को करके 2-4 महीने सस्पेंड करके उनको मड़ाईदार पोस्टों पे ले आता है। नहीं, ऐसी भी बातें हुई कि जो आपके समुदाय से जो अधिकारी थे या जो खासकर पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो खासकर जो हिंसा थी, आगजनी थी, उसको उन्होंने संभालने की कोशिश नहीं की। ये एक तरह से तो हर समुदाय का नुकसान था। देखिए, हिंसा आगजनी योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने कराई, भाजपा सरकार ने कराई। सांसद राजकुमार सैनी से 1.5 साल से फौज बनवा के करवाई और बाकायदा खुलेआम उसने बयान किया कि जिस दिन जाट सड़क पे आएंगे उनको लाठी डंडे से मैं मरवाऊंगा। तो ये इस तरह का काम राजनीतिक कार्य था।
इसमें अधिकारियों की भूमिका, जब अधिकारी को आदेश ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो अधिकारियों की भूमिका, अधिकारियों को लपेटना, ये गलत बात है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, उसको जो आदेश वो मिलते हैं वो उसको पूरा करता है। आदेश देने वालों को भी तो बेनकाब किया जाए। इतने सारे लोग निर्दोष और गरीब लोग मारे गए। मैंने देखी है वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, जिसमें किसी के घर में एक आदमी कमाने वाला था, किसी के घर में दो, कोई कमाने वाला ही नहीं, मारा गया। तो उन लोगों की कोई मांग अभी तक सरकार ने उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं की। नहीं, मैं वही तो कह रहा ना कि सरकार ने जिस दुकानदार जो 100 करोड़ का आदमी था उसके घर तो 10 करोड़ पहुंचा दिए, लेकिन जिसके घर में जो उनकी गलती से लोग मरे, जो उनकी योजना के तहत लोग मरे, उनको पैसे देने में सरकार आनाकानी कर रही है। हमारा जाट समाज के ही नहीं, जो भी 30 आदमी इसमें शहीद हुए। और आप देखिए, जो बीजेपी वहाँ मुंह नहीं खोल रही, वही बीजेपी को अगर आप देखें मथुरा कांड पे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जारी है। यानी मथुरा में आदमी मरता है तो वो इस देश का आदमी है, और हरियाणा में आदमी मरता है क्योंकि उनकी सरकार है, वो किसी दूसरे देश का आदमी आया होगा। इसलिए संवेदनहीन राजनीति हो गई है। केवल वोट के लिए अपने धरने प्रदर्शन है, वोट के लिए ही काम करते हैं, देश के नागरिक से कोई मतलब नहीं है। और जो इस अगर हम आरक्षण की बात करें तो हाई कोर्ट में जिस तरह से स्टे लगा, तो आपको लगता है कि खट्टर सरकार ने जानबूझकर इस तरह से लापरवाही की, इस तरह से केस की पैरवी की कि जो आरक्षण का मामला है वो लटकता रहे? निश्चित रूप से जिस दिन केस लगा, 4 दिन पहले एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में गया, वहाँ सरकारी वकील बैठे थे, उनको पता था। और जिस दिन सुनवाई हुई, 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल वहीं बैठे हुए थे। उनको ये कहना था जी हमारा एडवोकेट जनरल आ जाएगा, उसको सुन लेना आप, या हमें कल की तारीख दे दो। ये जानबूझ के ही स्टे लगवाया गया, जिससे जाट के साथ जो समझौते हुए थे उसको भूल के जाट जो है केवल आरक्षण पर कंसंट्रेट कर जाए। लेकिन यशपाल साहब, आप तो जानकार हैं आरक्षण के। 49% से ज़्यादा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है मानने के लिए, कई फैसले आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग को ओबीसी से अलग आरक्षण दे के सरकार साजिश कर रही है, या आपको ओबीसी में इंक्लूड करके आपको आरक्षण देना चाहिए था? नहीं, ओबीसी के उन्होंने 3 वर्ग बना दिए। हमारी मांग भी ये थी कि जो ओबीसी का ए और बी वर्ग है, उसमें बी वर्ग में 5 ही जातियां हैं, उसका आरक्षण 3% बढ़ सकता था, 14 में हमें दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि जो 5 जातियां उसमें हैं, उनके 20-22 एमएलए हैं, उनको ओबीसी का मतलब समझ नहीं आता। ओबीसी वर्ग को तोड़ने के लिए ये काम किया गया। लेकिन हरियाणा का एक भद्दा मजाक मैं आपको बताऊं, वहाँ क्लास 3 और 4 सिपाही चपरासी बनने के लिए 37% आरक्षण कर दिया। लेकिन जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था, वो पहले 15% मिल रहा था, हमारे आने के बाद वो 23% हुआ, वो भी 27% नहीं है अभी। तो एक परसेप्शन है, जो भी सोशल जस्टिस के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दलित समाज से हो, कि जो बीजेपी की सरकार है वो आरएसएस के इशारे पे चलती है, और आरएसएस जो है वो मतलब अपर कास्ट का एक बड़ी संस्था है, और उसमें आरक्षण के प्रति एक रवैया है। चाहे मोहन भागवत हो, उन्होंने भी बयान दिया कि हम आरक्षण को के लेकर पुनर्विचार चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी और खासकर आरएसएस मतलब उसका लब्बो लुआब है कि वो आरक्षण के पक्षधर ही नहीं है? देखिए, दलित समाज और ओबीसी समाज संगठित होता जा रहा है। दक्षिण भारत में वो संगठित है भी, उत्तर भारत में उनके बीच में दरारें डाली हुई है दलित समाज के और ओबीसी समाज के बीच में। और ये बड़ा काम करना होगा दक्षिण भारत की तरह, और राजनीतिक निर्णय भी लेने होंगे। भागवत जी ने एक बयान दिया, बिहार के लोगों ने राजनीतिक निर्णय ले लिया। अगर वो इस तरह का बयान चाहेंगे तो फिर तो इस देश में सत्ता में पिछड़ों के, दलितों के बगैर, जिनकी आबादी टोटल 90% है, उनके बगैर इस देश में कोई राज नहीं कर सकता। जिस दिन वो संगठित हो जाएंगे, वो इनकी चाल को भी समझ लेंगे। तो आपको लगता है कि जो ओबीसी है, जो दलित समाज है, और जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं लोग, उनको मतलब एक बैनर के नीचे आने की ज़रूरत है? देखिए, अभी आप हरियाणा में देखिए, लगभग हरियाणा के हर धरने पर दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, दूसरी जातियों के लोग आ रहे हैं, ओबीसी के भी लोग आ रहे हैं। जो हरियाणा में आरएसएस के लोगों ने 35-1 का नारा दिया था, वो टूट गया शांतिपूर्वक धरनों पे। जो लोग गांव में एक साथ रहते हैं, हम भी इस मुहिम को चला रहे हैं, वो एक साथ रहे, अपना भाईचारा सन 60 से पहले की तरह रखें। राजनीतिक झगड़े में आपस में बटे न, राजनीतिक विचारधारा में वोट भले ही करे, लेकिन आपसी भाईचारा न बिगाड़े। गांव दलित और ओबीसी ये सब मिल बैठ के रोटी खाते थे खेत की मेट पे, तो इनको दोबारा से उस काम को शुरू करना चाहिए। यशपाल मलिक जी, थोड़ा सा ये सवाल आपको कुरेदेगा। अगर आप आर्थिक और शैक्षणिक रूप से देखें तो जो हरियाणा के जाट हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये भी एक वजह है जिस वजह से आपको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट कम मिल रहा है? नहीं, ये तो बहुत गलत है। हरियाणा के 17,000 गाँव में से
5,000 गाँव में जाट है तो 12,000 की गांव तो गैर जाट के पास है। उसमें कुम्हार बहुत बड़े वो हैं, सैनी बहुत बड़े हैं, गुजर बहुत बड़े काश्तकार हैं, यादव बहुत बड़े काश्तकार हैं। देश में जातियों की संख्या अगर आप देखेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरे ज़िले की बात लीजिए, हमारे यहाँ कुछ जगह कश्यप खेत मजदूर है, कुछ जगह कश्यप हमसे भी बड़े जमींदार हैं, दलित समाज के लोग भी जमींदार हैं। ज़मीनों का बंटवारा जो है, जिसने खेती अपना धंधा अपनाया, ये इस तरह की बात नहीं है, हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो आपने कहा अभी आरएसएस की साजिश, वो साजिश मीडिया के माध्यम से दर्शाना चाहती है कि जाट के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो मतलब क्या, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जाट समुदाय है वो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से दोनों तरह से उसके साथ भेदभाव का इतिहास रहा है? देखिए, रिजर्वेशन तो खेती वाला सरकार की करोड़ों रुपए की सब्सिडी देने के बाद भी भूखा है, आत्महत्या कर रहा है। तो ये तो नेशनल एग्रीकल्चर सर्वे है कि खेता घाटे का सौदा है, तो खेती वाला संपन्न हो ही नहीं सकता चाहे किसी भी जाति का आदमी हो। रही बात जाट का शैक्षणिक स्तर, नेशनल एजुकेशन सर्वे है देश का, देश में ग्रामीण इलाकों में 4.71% ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर संविधान में रिजर्वेशन है, ये आर्थिक आधार पर तो है नहीं। तो जब सामाजिक पिछड़ापन इसलिए है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर आज भी हमारे साथ बैठ के एक थाली में रोटी नहीं खाता। 50 साल पहले तो वो हमारी माँ के हाथ का बना हुआ जीमने आता था, तो उसमें भी खाना नहीं खाता था। ये सच्चाई है। आज भी हरियाणा में जाट समुदाय जो जिस पर भेदभाव और एट्रोसिटी के आरोप लगते हैं, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। उनके साथ तो सदियों से होता है, हजारों साल से होता है। जो गांव की जनसंख्या थी, जो खेती करने वाला था, उनका दमन हर जगह होता है। खेती कोई इतना सम्मानजनक पेशा नहीं था पहले भी आज भी कि जिसकी वजह से आदमी को सम्मान मिले। धर्म एक ऐसा पेशा है जिसकी वजह से सम्मान मिलता है, राज एक ऐसा पेशा है जिसकी वजह से सम्मान मिलता है, और व्यापार ऐसा पेशा है जिसके हाथ में पूंजी रहती है। तो अच्छा, ये जो पूरा मामला है, अब जब जाके कोर्ट स्टे लग गया, तो अब आप लोग अगर हाई कोर्ट से स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं, 49% से वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब तो एक ही पक्ष सकता है कि आपकी जो राज्य सरकार है वो स्पेशल अमेंडमेंट ला के आपके लिए आरक्षण का प्रावधान करे। तो ऐसा दिख रहा है कि खट्टर सरकार बहुमत की सरकार है, फिर भी आपको कुछ उम्मीद है उनसे? नहीं, सरकार से तो बात तय हुई थी, सरकार की मंशाओं का पता लगेगा, जैसे जैसे समय आएगा उसकी मंशा का पता लगेगा। नहीं, लेकिन एक बीजेपी तो, आरएसएस तो साफ कहते हैं कि वो आरक्षण के पक्षधर नहीं है। बीजेपी जो अभी जो तत्काल एक मामला आया है कि ओबीसी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलता था, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए उन्होंने आरक्षण समाप्त करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखे तो वो आरक्षण के पक्षधर नहीं। तो आपको क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जबकि हरियाणा में राज्य सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है आप लोग को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, संघर्ष 10 साल से कर रहे हो और कितने दिन चलेगा? संघर्ष अनंत काल के लिए भी चलते हैं। सैकड़ों साल में जाकर देश की आज़ादी आई। जाट जाति की आज़ादी कब आएगी, जाट जाति के अधिकार कब मिलेंगे, इनकी समय सीमा तो निर्धारित नहीं की जा सकती। हम अपना संघर्ष शांतिपूर्वक तरीके से जारी रखेंगे। तो क्या आप लोग कुछ राजनीतिक प्लान भी बना रहे हैं, क्योंकि आज के समय में वोट के अलावा सरकार किसी बात से डरती नहीं है, तो क्या उस वोट के स्तर पर भी आप लोग एक गोलबंदी की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आने वाला जो चुनाव है, आप यूपी चुनाव देखे या जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो जब तक आप लोग उसमें गोलबंदी नहीं दिखाएंगे तो सरकार तो डरती नहीं बगैर वोट के। देखिए, हमने 2013 में भी राजनीतिक गोलबंदी दिखाई थी, तभी कांग्रेस ने आरक्षण दिया था। राजस्थान के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में। हम लोग अभी जो धरने कर रहे हैं, इनका मुख्य मकसद ये है, उत्तर प्रदेश में भी 61 जगह धरने हैं, और उत्तराखंड में भी हम लोग धरने शुरू कर रहे हैं, पंजाब में भी हमारे धरने हैं। हम अगर सरकार नहीं मानती तो हम राजनीतिक निर्णय लेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 125 विधानसभा सीटें हैं जहां दलित समाज भाजपा को वोट नहीं करता, मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं करता, और अगर जाट भी अलग हो जाता है तो इन तीनों की मिलकर यहाँ जनसंख्या 60% के करीब है। तो 40% पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा भाई? तो ये एक बड़ा राजनीतिक भी हम लोग अपने धरनों पे कह रहे हैं कि अगर भाजपा हमारे साथ गद्दारी करती है, हमारे लोगों के साथ गद्दारी करती है, हरियाणा के जाट को न्याय नहीं मिलता, तो जाट समाज राजनीतिक निर्णय ले उत्तराखंड में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल कि जो आरक्षण आंदोलन के दौरान जो लोग मारे गए, जिनको गोलियां लगी, उनके लिए क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तुरंत उसे पूरा करे? देखिए, हमारा समझौता 22 फरवरी को हुआ था। हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए मरते हुए को मुआवजा और सरकारी नौकरी का घोषणा की थी। घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी।
और जो मुकदमे दर्ज थे उनकी वापसी की घोषणा की थी। हम केवल ये चाहते हैं, सैनी के खिलाफ वादा किया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने सांसद के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो दोषी हैं। तो इसी को लेकर ये आंदोलन है और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी पूरा करे, तो नहीं तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। तो ये हमारे साथ यशपाल मलिक थे जो जाट आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है उसको 10 साल से नेतृत्व कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो हरियाणा में जो पिछले आंदोलन के दौरान जो घटना हुई और जिसमें जो लोग मारे गए उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए और हरियाणा सरकार करे, केंद्र सरकार करे, उसके लिए भी ये आंदोलन है। और जो जाट आरक्षण का जो मुद्दा है वो तो बना हुआ ही है और इनकी मांग है कि अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो ये राजनीतिक रूप से भी एक गोलबंदी दिखाएंगे और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एक राजनीतिक फैसला भी लेंगे। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।